देश के रण में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले चरण में होने वाले विधानसभा चुनाव के जो मतदाता हैं, जो वोटर्स हैं, उनको संबोधित किया। वर्चुअल रैली के माध्यम से प्रधानमंत्री ने यूपी के करीब 11 जिलों के मतदाताओं को जन चौपाल कार्यक्रम में संबोधित किया और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले 5 सालों में कृषि क्षेत्र की बात हो, तमाम उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं उनकी बात हो, गरीब लोगों के ऋण की बात हो, गरीब किसानों के ऋण की बात हो, बिजली, खाद, पानी, सड़क की बात हो, या फिर पशुओं के लिए तमाम जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उनकी बात हो, प्रधानमंत्री ने सबका उल्लेख किया और पूर्ववर्ती सरकारों से उत्तर प्रदेश की वर्तमान सरकार की तुलना की और बताया कि किस तरह से एक विजन के जरिए उत्तर प्रदेश में पिछले 5 सालों में योगी आदित्यनाथ की सरकार ने काम किया है। टीकाकरण के मुद्दे पर, कोरोना संक्रमण काल में जिस तरह से चिकित्सा सेवाओं को लेकर काम किया गया है, यूपी से लेकर WHO तक ने जिसकी सराहना की है योगी मॉडल की, उसका भी उन्होंने उल्लेख किया। और इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूर्व की समाजवादी पार्टी सरकार पर निशाना भी साधा और साफ तौर पर कहा कि उत्तर प्रदेश के मतदाता यूपी में दंगाइयों की सरकार नहीं आने देंगे। साफ तौर पर कहा कि समाजवादी पार्टी के लोग असली समाजवादी नहीं है, सिर्फ दिखावा करते हैं। ऐसे में देखना होगा कि पहले चरण के जो मतदाता हैं, जो वोटर्स हैं, वो मोदी और योगी की उपलब्धियों पर और उनके वायदों पर कितना भरोसा करते हैं। और क्या एक बार फिर से जिस तरह से 58 में से 53 सीटें 2017 के चुनाव में बीजेपी ने हासिल की थी पहले चरण के इस चुनावी क्षेत्र में, क्या 2022 में उस इतिहास को यूपी में फिर से बीजेपी दोहरा पाएगी? लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट जुबैर अहमद के साथ अनूप त्रिपाठी, जेके 24/7 न्यूज। उत्तर प्रदेश का विधानसभा चुनाव इस बार धर्म और जाति पर पूर्ण रूप से निश्चित है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी भले ही इस बात को ना माने, लेकिन ब्राह्मण कहीं ना कहीं बीजेपी से नाराज हैं और इस नाराजगी का सीधा फायदा अन्य विपक्षी दलों ने उठाने का काम शुरू कर दिया है। कानपुर की कल्याणपुर सीट से बिकरू कांड की मुख्य पीड़िता खुशी दुबे की मां सविता तिवारी को कांग्रेस ने तीसरे पायदान के लिए, तीसरे चरण के चुनाव के लिए टिकट कांग्रेस ने दे दिया है। जाहिर तौर पे भारतीय जनता पार्टी से ब्राह्मणों की नाराजगी है और उस नाराजगी का फायदा कांग्रेस उठाना चाहती है। सविता तिवारी को टिकट देने का सीधा अर्थ यह है कि जो क्षेत्र है कल्याणपुर विधानसभा, यह पूरी विधानसभा ब्राह्मण बाहुल्य है और पहले से ही भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं से, खुद उत्तर प्रदेश के मुखिया से नाराज खुशी दुबे का परिवार इस बार, परिवार नातेदार भी इस बार हो सकता है कि सविता तिवारी के नाम पर मुहर लगाएं। ये तो वक्त बताएगा कि चुनाव में किस तरीके से वोट पड़ेंगे या किस तरीके से कौन सी पार्टी को वोट ज़्यादा मिलेंगे, लेकिन विपक्षी दलों ने पूरी तरीके से ब्राह्मणों की नाराजगी का फायदा उठाना शुरू कर दिया है। वीडियो जर्नलिस्ट जुबेर के साथ गौरव पांडे, जेके 24/7 न्यूज, लखनऊ। उत्तराखंड में चुनावी माहौल के बीच आज नाम वापसी का आखिरी दिन है और इसी के साथ भाजपा और कांग्रेस दोनों के जो आला नेता हैं वो अपने अपने बागियों को मनाने की भी पूरी कोशिश में जुटे हैं। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी में 1 दर्जन से अधिक जो बागी नेता हैं वो शामिल हैं, जिनको मनाने की पूरी कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की जा रही है, तो वहीं कांग्रेस इस मामले में भाजपा से आगे निकलती हुई दिखाई दे रही है और अपने बागियों को मनाने में जो लगभग कोशिश है वो कांग्रेस की फिलहाल कामयाब होती हुई भी दिखाई दे रही है। अब देखने वाली बात यह है कि जिस तरह से चुनावी माहौल के बीच कांग्रेस और भाजपा दोनों अपने अपने बागी नेताओं को, बागी विधायकों को मनाने की पूरी कोशिश में जुटी है। आज के दिन के बाद, नामों पर चर्चा होने के बाद क्या स्थिति रहती है और किस तरह से भाजपा और कांग्रेस अपने अपने बागियों को साध कर मैदान में उतरने को मजबूत हो पाती है। अपने सहयोगी तिलक शर्मा के साथ विशाखा चौधरी,
JK24/7 न्यूज देहरादून। देश में कोरोना के नए मामलों में लगातार गिरावट देखी जा रही है, लेकिन मौत का जो आंकड़ा है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। आज तीसरे दिन मौत का आंकड़ा एक बार फिर से बढ़ा है। बीते 24 घंटे में जहां 2,09,000 नए मामले सामने आए, वहीं 959 लोगों ने इस दौरान जान गंवाई है। ये तीसरा दिन है जब लगातार 900 के आसपास मौत का आंकड़ा बना हुआ है। इसके अलावा 2,60,000 से ज़्यादा लोग बीते 24 घंटे में रिकवर भी हुए हैं। अगर पूरे एक सप्ताह की बात करें 23 जनवरी से लेकर 30 जनवरी तक की, तो इस एक हफ्ते के दौरान 17 लाख से ज़्यादा कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। वहीं 3700 से ज़्यादा मौत हुई है, जो कि काफ़ी बड़ा आंकड़ा है। यानी कि कोरोना की रफ्तार कम हो रही है, लेकिन मौत का आंकड़ा जारी है। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय ने पीसी के दौरान कहा था कि 19% जो संक्रमण दर है वो कम हो गई है और अब मामले घट रहे हैं और कुछ इलाकों में कोरोना स्थिर है। इस पर WHO ने चेतावनी दी है और कहा है कि कोरोना के मामले भले ही घट रहे हैं, लेकिन अभी खतरा टला नहीं है। सावधान रहने की जरूरत है और वैक्सीनेशन पर ध्यान देना जरूरी है, वरना हालात एक बार फिर से बिगड़ सकते हैं। हैदर अली, JK24/7 न्यूज। आज से संसद का बजट सत्र शुरू हो गया है और हम आपको जानकारी दे दें, आज जब बजट सत्र शुरू हुआ तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी संबोधन दिया, जिसमें उन्होंने एक बार फिर से आत्मनिर्भर भारत की बात की। आपको जानकारी दे दें कि जब भी साल में संसद सबसे पहले शुरू होती है तो सबसे पहला जो सत्र रहता है वो बजट सत्र होता है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दोनों सदनों को संबोधित किया, जहां पर उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियां गिनवाई, साथ ही देश की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा पे भी बात करी। हम आपको बता दें कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अभिभाषण के बाद पूरे जो 2021 और आर्थिक सर्वे था वो पेश किया गया निर्मला सीतारमण द्वारा। उसके बाद जो है लोकसभा को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया गया। आपको जानकारी दे दे कि जो बजट सत्र है वो 2 भागों में होने वाला है। पहला भाग आज से शुरू हो रहा है और ये 11 फरवरी तक जारी रहेगा। उसके बाद 1 महीने का अवकाश रहेगा। फिर उसके बाद 14 मार्च से लेके 8 अप्रैल तक दूसरा बजट का जो भाग है वो चालू होगा। लेकिन हम आपको बता दें कि इस बार जो बजट सत्र है वो एक बार फिर से हंगामेदार होने की पूरी उम्मीद जताई जा रही है, क्योंकि विपक्ष दल जो है वो केंद्र सरकार को कई मुद्दों पर घेर सकता है। हाल ही में अगर हम बात करें तो पेगासस का मुद्दा काफी ज्यादा सुर्खियों में बना हुआ है और साथ ही अगर हम बात करें MSP पे कानून की, तो MSP पे कानून पर भी कहीं ना कहीं विपक्ष जो है वो केंद्र सरकार को इस बजट सत्र के दौरान घेरता हुआ नजर आ सकता है। JK24/7 न्यूज के लिए दिल्ली से उज्जवल कुमार की रिपोर्ट। भारतीय राजनीति में जासूसी कांड एक बार फिर चर्चा का विषय बना हुआ है। दरअसल एक विदेशी अखबार ने ये खबर छापकर भारत के अंदर तहलका मचा दिया कि पेगासस जासूसी कांड का मामला भाजपा से कहीं ना कहीं सीधे तौर पर जुड़ा हुआ है। दरअसल एक अखबार की रिपोर्ट के अनुसार पेगासस जो जासूसी मामला था उसमें बीजेपी पार्टी का जब से सरकार बनी है तब से कहीं ना कहीं हाथ होने का आरोप लगाया गया है, जिसके बाद भारतीय राजनीति में विपक्ष लामबंद हो गया है। विपक्ष को मुद्दा मिल गया है किसी न किसी तरीके से सरकार के ऊपर सवाल उठाने का, क्योंकि चुनाव भी 5 राज्यों के चुनाव भी नजदीक है। ऐसे में विपक्ष इस मुद्दे को पूरी तरीके से भुनाकर बीजेपी को गहरी चोट पहुंचाने की मंशा रखे हुए है। अब तो कयास ये भी लगाए जा रहे हैं, जो सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि बजट सत्र के दौरान कहीं ना कहीं विपक्ष लामबंद होकर के भाजपा सरकार को इस मुद्दे पर घेरने की कोशिश कर रहा है, जिसके चलते आने वाला बजट सत्र हंगामेदार रहने की उम्मीद जताई जा रही है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले चुनाव और बजट सत्र में इस मुद्दे को विपक्ष किस तरीके से इस्तेमाल करता है। कैमरा पर्सन अमित के साथ कपिल गौड़, JK24 न्यूज। झारखंड में डीवीसी एवं सरकार के बीच चल रहे तनाव का अब निवारण होता दिख रहा है। डीवीसी के उच्च अधिकारियों के साथ झारखंड सरकार एवं भारत सरकार की वार्ता हुई है। जब झारखंड सरकार ने अपना रुख कड़ा किया तो डीवीसी को भी झुकना पड़ा एवं उन्होंने यह शर्त माना कि आगे से उनके बकाये पैसे का भुगतान होगा और पिछला जितना बकाया है उसे भी धीरे धीरे झारखंड सरकार देगी। बता दूं कि 7 जिले में लगातार डीवीसी ने बिजली कटौती का घोषणा किया था, जिससे परेशानी बढ़ रही थी। भाजपा के कार्यकर्ता जगह जगह धरना पर बैठे थे और उन लोगों का आरोप था कि झारखंड सरकार ध्यान नहीं दे रही है, जिसका खामियाजा
जनता को भुगतना पड़ रहा है। वहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता ने बीजेपी पर आरोप लगाते हुए कहा कि सेंट्रल में बीजेपी की सरकार है और डीवीसी सेंट्रल के अंतर्गत आता है। यदि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती तो समस्या का समाधान हो सकता था, लेकिन झारखंड सरकार को परेशान करना चाहती है केंद्र सरकार, इसीलिए डीवीसी को हथियार के रूप में उपयोग किया गया है। अब यह देखने वाली बात है कि जब समस्या का समाधान हो गया है तो इसका श्रेय जनता किसको देती है। मनीष कुमार झा, झारखंड, JK 24/7 न्यूज। पिछले कुछ महीनों से बंद पड़े स्कूलों को खोलने का अब सरकार ने फैसला लिया है। दरअसल हरियाणा सरकार में अब जो है शिक्षा मंत्री ने जो है घोषणा की है, उसमें कहा जा रहा है कि 10 से 12वीं तक की जो क्लासेज हैं वो ऑफलाइन स्कूलों में चलेंगी, लेकिन स्कूल प्रबंधकों को पूरी व्यवस्था करानी होगी जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग हो, मास्क हो या फिर उनकी टेस्टिंग प्रक्रिया हो। साथ ही जो बच्चे 15 से अधिक उम्र के हैं उनको वैक्सीन की डोज लगी हुई हो, उन्हीं का जो है स्कूल में प्रवेश होगा। साथ ही स्कूलों में जिस तरह की व्यवस्था करने की बात कही गई है उसमें अभिभावकों की मंजूरी जरूर जो है स्कूल प्रबंधकों को लेनी होगी। जबरदस्ती कोई बच्चों को स्कूल में जो है नहीं बुला सकता, ऐसा प्रावधान भी सरकार द्वारा जारी किया गया है। जब हमने अभिभावकों से बातचीत की तो उनका कहना था कि बहुत समय से बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पा रही थी, जिसकी वजह से वो घर पे ही रहने पड़ रहा था, लेकिन अब जब सरकार ने फैसला लिया है तो उनको सुरक्षा के साथ स्कूल में भेजने का काम किया जाएगा। सहयोगी राकेश के साथ संदीप गोयल, JK 24/7 न्यूज, फरीदाबाद।